गरीब के चांद पर पतंग की खेती। पिताजी, आज हम चांद पर पहुंच गए। इतना सुनते ही गोपाल का पिता किशोर गोपाल को एक लात मारता है। गोपाल जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और तभी अरे, फिर तूने आज चांद पर जाने का सपना देखा? रोज रोज एक ही सपना देखता है। आज भी सपना ही था। मुझे लगा हम दोनों सच में चांद पर पहुंच गए। ये कहानी गोपाल नाम के लड़के की है, जो अपने पिता किशोर के साथ एक झुग्गी में रहता है। किशोर जैसे तैसे करके अपना और अपने बेटे का पेट पाल रहा होता है। किशोर की पत्नी का देहांत बीमारी के कारण बहुत समय पहले हो गया था। गोपाल को हमेशा अपनी गरीबी से शिकायत रहती है। उसे चांद पर जाकर पतंग की खेती करने का सपना होता है। एक दिन गोपाल अपने पिता से कहता है, पिताजी, हमें इस गरीबी से कब मुक्ति मिलेगी? हमारा कब एक अच्छा घर होगा? बेटे की बात सुनकर, बेटा, गरीबों के अपने घर नहीं होते हैं। पिता की बात का गोपाल कोई जवाब नहीं देता है, पर वो मन ही मन में अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहता है। उसे पतंग बनाने का बहुत शौक होता है। एक दिन वो बाजार से गुजर रहा होता है, तभी उसे एक दुकान में लाइट वाली पतंग दिखाई देती है। वो भागकर उस दुकान के पास जाता है और, भैया, ये पतंग कितने रुपए की है? जाओ यहाँ से, ये पतंग महंगी बहुत है, तुम इसे खरीद नहीं पाओगे। दुकानदार की बात सुनकर, मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता? तुम्हारे कपड़े और चेहरे से तो तुम भिखारी ही लगते हो, तो तुम इतनी महंगी पतंग कहाँ से खरीद लोगे? हैं? भागो यहाँ से। दुकानदार की बात सुनकर गोपाल को गुस्सा आ जाता है और वो दुकानदार का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भिखारी कहने की? छोड़ मेरा कॉलर। भिखारी को भिखारी नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? सेठ बोलूं? दुकानदार की बात सुनकर, देखना, एक दिन हम शहर का सबसे बड़ा पतंग का व्यापारी बनके दिखाएंगे। इस पूरे शहर में मेरे हाथों से बनी हुई पतंग का व्यापार होगा। गोपाल की बात सुनकर दुकानदार जोर जोर से हंसने लगता है और अपना कॉलर छुड़ाकर गोपाल को जोर से धक्का दे देता है। उसके बाद गोपाल रोते हुए घर की तरफ निकलता है। चलते चलते रात हो जाती है। वो वही एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, गरीब होना कितना बड़ा अपराध है। भगवान, आपने मुझे गरीब क्यों बनाया? इतने में वहाँ एक चिड़िया आकर गिरती है। वो चिड़िया घायल होती है। गोपाल उस जख्मी चिड़िया को उठाकर उसके जख्मों को साफ करता है और घर ले आता है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया को होश आता है और वो एक परी के रूप में बदल जाती है। ये सब देखकर, अरे, ये कैसा चमत्कार है? चिड़िया, तुम कैसे एक परी के रूप में बदल गई? मैं चिड़िया नहीं, परी ही हूँ। मैं एक श्रापित परी थी। मुझे मेरे पिता ने श्राप दिया था, जिसके कारण मैं चिड़िया के रूप में परिवर्तित हो गई। तुम्हारी मदद के कारण मैं श्राप से मुक्त हो गई और वापस परी के रूप में आ गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। मांग लो मुझसे जो तुम्हें आज मांगना हो। परी की बात सुनकर, परी, मैं चाहता हूँ कि मेरा चांद पर एक घर हो और मैं वहाँ पतंग की खेती करूँ। ठीक है, मेरे गायब होते ही तुमने जो मांगा है, तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर परी गायब हो जाती है। देखते ही देखते गोपाल और किशोर दोनों चांद पर पहुंच जाते हैं। अपने आप को चांद पर देखकर, पिताजी, क्या हम लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं? क्या हम सच्ची यहाँ चांद पर हैं? हाँ बेटा, हम दोनों सच में चांद पर ही हैं। तभी गोपाल की नजर वही रखे ढेरों पतंग बनाने के सामान पर पड़ती है। उसे देखकर, पिताजी देखो, यहाँ पर कितनी सारी पतंग बनाने का सामान है। अब तो इनसे रंग बिरंगी पतंगे बनवाऊंगा, इनकी खेती करूंगा। बेटे की बात सुनकर, बेटा, पतंग की खेती करके क्या करोगे? तुम यहाँ पर पतंग किसको बेचोगे? हमारे सिवा यहाँ और कोई नहीं है। पिता की बात सुनकर गोपाल भी सोच में पड़ जाता है और कहता है, पिताजी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब मैं इतनी सारी पतंगों का क्या करूं? इन्हें कैसे जाकर बेचूं? बेटा, क्यों ना फिर से तुम परी को बुलाओ और उसको अपनी सारी दिक्कतें बता दो। उसके बाद गोपाल परी को याद करता है। उसके याद करते ही परी उसके सामने आ जाती है और कहती है, अब क्या हुआ गोपाल? तुमने जो मुझसे मांगा वो मैंने तुम्हें दे दिया है, फिर दोबारा तुमने मुझे क्यों याद किया? गोपाल परी को अपने पतंग को बेचने की दिक्कतों के बारे में बताता है। उसकी बात सुनकर परी कहती है, अगर ऐसा है तो ठीक है,
तुम पूरे दिन में एक बार नीचे धरती पर जाकर अपनी पतंग की गई खेती के पतंग को बेच सकते हो। पतंग बिकते ही तुम्हें चांद पर वापस लौटना होगा। परी की बात पर गोपाल सिर हिला देता है। अगले दिन से वो एक नीचे धरती पर जाकर अपनी की गई पतंग की खेती की पतंग बेचता है। वो रोज रोज ऐसा करने लगता है। कुछ दिनों बाद वो काफी पैसे इकट्ठे कर लेता है। अब गोपाल को चांद पर अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है। एक दिन किशोर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और बेटा, अगर मैं कुछ और दिन चांद पर रहा तो मैं बच नहीं पाऊंगा। इस तरह अकेले रहने से अच्छा तो मैं अपनी झुग्गी झोपड़ी में ही था। कम से कम वहाँ इंसान तो थे। गोपाल को भी अपने पिता की बात अब ठीक लगती है और वो अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। यहाँ पर सारी सुख सुविधाएं हैं, पर उसे बांटने के लिए कोई भी नहीं है। आज मुझे एहसास हो गया है कि हम मनुष्यों के रहने के लिए धरती ही सही जगह है, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बेटे की बात सुनकर, ऐसा क्यों? तुम परी को फिर से बुला लो। पिताजी, जाते वक्त परी ने मुझे कहा था कि वो बस अब आखिरी बार उसके बुलाने पर आई है, अब नहीं आएगी। बेटे की बात सुनकर किशोर रोते हुए, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? लगता है मैं यहीं मर जाऊंगा। पिता की बात सुनकर गोपाल रोते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो रोते हुए चांद पर मदद की गुहार लगाता है। वो काफी देर से रो रहा होता है। तभी एक तारे से आवाज आती है, गोपाल, तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, अब क्यों रो रहे हो? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना है। क्या इसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसके लिए तुम्हें अपनी एक प्यारी सी चीज की कुर्बानी देनी होगी। तारा की बात सुनकर, मेरे पिता के अलावा मुझे और कुछ प्यारा नहीं है, पर मैं उनकी कुर्बानी नहीं दे सकता हूँ। इसके अलावा भी तुम्हें कुछ और प्यारा है? जरा और सोचो। तारा की बात सुनकर गोपाल को अपने पतंगों की खेती का प्यार याद आता है, जिन्हें धरती पर ले जाकर वो बेचा करता था। मुझे याद आ गया। तुम कौन सी प्यारी चीज के बारे में बात कर रही हो? याद आ गया है तो बताओ, क्या तुम उसकी कुर्बानी दे सकोगे? अपने पिता की जान बचाने के लिए और वापस धरती पर जाने के लिए मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद गोपाल अपने पतंग की खेती के आशीर्वाद को वापस तारा को ले लेने को कहता है। उसके ऐसा करते ही दोनों धरती पर वापस आ जाते हैं। तभी आ गए हम चांद से। अब मैं फिर से कभी चांद पर जाने की बात नहीं करूंगा। लगता है इसने फिर से सपना देखा। उसके बाद गोपाल कभी भी चांद पर पतंग की खेती करने का नहीं सोचता है।